गामा सैचुरेटेड होगी अप्रोक्सीमेटली 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा बल्क मिलेगी आपको 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा ड्राई मिलेगी आपको 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा सबमर्ज्ड गामा डब्ल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है एज पर दी प्रैक्टिकल सिचुएशन। क्लियर है पूरी कहानी? तो ये आपको यूनिट वेट बता दिए सॉइल के भी और सॉलिड के भी। रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, अच्छा सवाल डाल दिए इसके ऊपर। सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज द रेशियो ऑफ टोटल वॉइड, गलत। सैचुरेटेड बल्क यूनिट वेट टू द टोटल वॉइड, गलत। बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल व्हेन इट इज फुल्ली सैचुरेटेड, आ गया, बताया था अभी। जब सॉइल फुल्ली सैचुरेट हो जाए तो बल्क यूनिट वेट किसके बराबर हो जाता है? सैचुरेटेड यूनिट वेट के बराबर हो जाता है। इट इज इक्वल टू सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो सी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट, the unit weight of the soil sample is 20 kilonewton per meter cube and water content is 18%। यूनिट वेट दे रखा है सॉइल का, वाटर कंटेंट दे रखी है 18%। ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल, अब देखो ये तो रिलेशनशिप है हमारे पास अवेलेबल, डायरेक्टली द रिलेशनशिप कैन बी यूज्ड। तो अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप यूज करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। अगर मेरे को जनरल टर्म्स में निकालना तो मैं जनरल, चालू हो गए सारे बफर बफर, सही है। चलो ठीक है, बीच में दूसरा लिंक कनेक्ट हो गया था अपने आप, पता ही नहीं क्या है। अभी यूट्यूब में प्रॉब्लम चल रही है, बाकी क्लासेस में भी ऐसा इशू आ रहा है, अपने आप क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है। चलो जो भी है, तो सवाल बोल रहा है, हाँ कंटिन्यू करते हैं। द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल सैंपल इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वाटर कंटेंट दे रखा है आपको 18%, बोल रहा है गामा डी बता दो। अब गामा बल्क और गामा डी के अंदर डायरेक्टली रिलेशनशिप है हमारे पास। वी हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन गामा बल्क एंड गामा डी। कोई रिलेशनशिप बता सकता है? व्हाट इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप अवेलेबल बिटवीन गामा बल्क एंड गामा डी? तो उससे तो एक सेकंड में आंसर निकल के आ जाएगा। तो गामा बल्क और गामा डी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारे पास। गामा बल्क इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मुझे नहीं पता है किसने बताया। सर वाटर कंटेंट कैन बी ग्रेटर देन 100%। बेटा कल वाली क्लास लगा लो, एक बार कल वाली क्लास लगा लो, पता चल जाएगा। बाकियों से पूछो, देखो बाकी अभी बताने लग जाएंगे। ये रिलेशनशिप अभी मैंने आपको बताई नहीं है, बट स्टिल दिस शुड बी नोन टू यू। सो गामा डी इज इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो गामा डी पूछ रहा है, दिस इज इक्वल टू 20 अपॉन 1 प्लस 0.18 जो भी वैल्यू निकल के आ रही है। कितनी वैल्यू निकल के आ रही है? 16.94 बता रहा है सर, बी है। सो बी इज द आंसर। इसको अगर बोलोगे तो डिराइव करके दे दूंगा आगे मैं, इफ यूल से आई विल डिराइव इट ऑफ। बाकी रिक्वायरमेंट नहीं है डिराइव करने की, ठीक है। बल्क इज इक्वल टू ड्राई बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट, बिल्कुल सही बात है। 17.09 कमिंग, वो पीछे कोई 16.94 बोल रहा था। चलो जो भी आंसर है, या इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आ रहा है, वट एवर यू आर गेटिंग द आंसर, उसको मार्क कर सकते हो आप। मेरे को बस ये बताना था कि डायरेक्टली सवाल आते हैं इनके ऊपर, यू विल फाइंड द डायरेक्ट प्रॉब्लम्स ऑन दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। पीछे हम बात कर रहे थे डेंसिटी की, अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। अगर आपको सवाल में कुछ भी गिवन नहीं है, इफ नथिंग इज गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और एब्सोल्यूट ग्रेविटी। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ध्यान रखना है इस चीज का।
तो अगर सवाल में लिख के दे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्ले, इसका मतलब क्ले के सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अगर सवाल में लिख के दे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड, इसका मतलब सैंड के सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ध्यान रखना है इस चीज का। सो इफ नथिंग इज गिवन टू यू, पहली चीज ये ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? बाय द सिंबल जी। कई बार जी भी लिख के देते हैं, कई बार जीएस भी लिख के देते हैं। डिवाइड नहीं है, और का सिंबल लगा रखा है, ये सिंबल और का है, तो नोटेशन जीएस भी है, नोटेशन जी भी है, दोनों यूज कर सकते हो। यू कैन यूज बोथ द नोटेशंस। डिफाइंड कैसे है ये? हाउ इट इज बीन डिफाइंड? It is defined as the ratio of weight of the solid to the weight of the standard fluid, provided दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है जब भी कंपैरिजन की जाती है बेस सेम बना के चलते हैं। बेस क्या है? यहाँ पे वॉल्यूम है। सो वेट ऑफ द सॉलिड टू द वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड, इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको ये बताएगी कि एक चीज दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में कितने गुना भारी है या कितने गुना हल्की है। हाँ, आप इसको लिख सकते हो यूनिट वेट के टर्म में या डेंसिटी के टर्म में, जैसे मैंने भी लिख के बताया हुआ है। तो एक्चुअल में तो क्या है, ये वेट ऑफ सॉलिड टू दी वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर है, हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है। खत्म हो गई कहानी। तो रेशियो आ गया किसका? वेट ऑफ सॉलिड टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर ये नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर से रिप्लेस कर सकते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो आप लिख सकते हो एज अ रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, या डेंसिटी के टर्म में डेंसिटी ऑफ द सॉलिड टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। क्लियर है चीज? नेक्स्ट, अगर इसको सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है, ध्यान से सुनना, इसमें गलती होने के बहुत सारे चांसेस हैं। अगर उसको सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है, वो लिख के देगा आपको डेलिबरेटली। क्या लिख के देगा? मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। देन ही विल क्लियरली मेंशन इट। तो ये क्या है? ये वेट ऑफ सॉइल है टू द वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड है। ये सॉलिड नहीं है, ये सॉइल है। सो वेट ऑफ द सॉइल, सॉलिड ही डाल दिया। So to the weight of the soil of given volume to the weight of the standard fluid of same volume। पीछे किसका वेट था? पीछे सॉलिड का वेट था, इस बार किसका वेट है? पूरी सॉइल का वेट है। ध्यान रखना ये। तो ये रेशो हो गया किसका? डेंसिटी ऑफ द सॉइल टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। अभी पीछे आपको बता के आया हूँ, डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? सॉलिड की ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमेशा क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। इट विल ऑलवेज बी मोर। हाउएवर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको बता रखे हैं, अभी मैंने डिस्कस किया। जब स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख के दूं, इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख के दूं, इसका मतलब ये सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो सैंड के सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, सिल्टी सैंड के सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनऑर्गेनिक क्ले की स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉइल विद माइका एंड आयरन इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मैक्सिमम, ये लो मैक्सिमम। ऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी मिनिमम। तो डायरेक्टली यहां से कंक्लूजन आ जाएगा, अगर हमारी सॉइल में मिनरल्स होंगे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी, ऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी। इन जनरल स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से लेकर 2.9 के बीच में होती है। फाइन ग्रेन सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली ज्यादा होती है कोर्स ग्रेन सॉइल से। तो ये सारे कंक्लूजन आप वैल्यू से निकाल सकते हैं। ऑल दीज कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम द स्टैंडर्ड वैल्यूज। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल की। दी स्टैंडर्ड वैल्यूज शुड बी नोन टू यू फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। क्लियर है? चले, ये डाटा ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल टेस्ट करके निकाला हुआ है, अभी आगे करेंगे टेस्ट। ड्राई सॉइल का वेट को वेट ऑफ सॉलिड ही होता है सर? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं, पर वॉल्यूम ड्राई वेट ऑफ सॉइल वेट ऑफ सॉलिड के बराबर होता है, पर ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर नहीं होता। ये हमने कल डिस्कस किया था, दैट वी हैव डिस्कस्ड मोर। क्योंकि वॉइड ज्यादा होंगे ऑर्गेनिक के केस में, बिल्कुल सही बात है, वॉइड ज्यादा होते हैं। डिकम्पोजिशन की वजह से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो बबल्स क्रिएट कर देती हैं या वॉइड्स क्रिएट कर देती हैं उसके अंदर। फाइन की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा कैसे होता है इंस्टेड ऑफ हैविंग मोर वॉइड्स? ये देखो अभी आ गया फाइट। अरे अभी बताया प्रभु, फाइट फॉर राइट। वॉइड्स आए कहाँ पे? सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है प्रभु, सॉइल की नहीं है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी बता के आया हूं, जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। तो जब सैंड बोल रहा हूँ, सैंड की नहीं है, सैंड के अंदर सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। कौन सा वॉइड आ गया सैंड के सॉलिड के अंदर भाई? जब क्ले लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब क्ले के सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। कौन सा वॉइड आ गया उसके अंदर? इसलिए तसल्ली से बैठ के बात सुना करो। एक तो इतना क्वालिटी का कंटेंट मिल रहा है, उसके बाद भी पंचायती करनी है यहाँ बैठ के।
तसल्ली से मेरी बात सुनोगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो जब मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका मतलब सॉलिड की है, सॉइल की नहीं है। चले आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस बता दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मिनरल कंटेंट ऑफ द सॉइल, पीछे डिस्कस किया ही था। तो मिनरल्स लाइक व्हाट, आयरन माइका हैवी होते हैं, भारी होते हैं, इसलिए इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा निकल के आ जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एज पर अवर कोड, हमारे कोड के हिसाब से स्पेसिफिक ग्रेविटी में रिपोर्ट करते हैं 27 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर चीज। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिपोर्टेड है 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर किसी और टेम्परेचर पे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी हो फिर कैसे निकालेंगे? बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे। क्या है हमारा कंसेप्ट? सॉलिड का जो यूनिट वेट है, यानी उसका वेट और वॉल्यूम, ये रेशो होती है किसकी? ये रेशो होती है वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की। तो सॉलिड का जो वेट है और सॉलिड का जो वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, फ्लूइड का चेंज हो जाता है। हम इस कंसेप्ट को यूज कर लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंस दिस इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक ग्रेविटी है 27 डिग्री सेल्सियस इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी एट T डिग्री सेल्सियस इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर एट T डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर सवाल मिलेगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। कंसेप्ट क्या यूज्ड है कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड कांस्टेंट है। क्लियर है पूरी कहानी? फॉर अ गिवन वॉल्यूम वेट ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल इज मोर, नहीं, डिपेंड करेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड के ऊपर। भैया फाइन ग्रेन्ड सॉइल कैसी है, ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, नहीं पता। फाइन ग्रेन्ड सॉइल आपने ऑर्गेनिक ले ली, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल आपने इनऑर्गेनिक ले ली, नहीं बता पाएंगे। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी हुई है वो सॉलिड की लिखी हुई है। आपने सॉइल का पूछा है मेरे से, तो सॉइल के ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कमेंट अपॉन दी सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कई बार वो क्या करेगा, स्टैंडर्ड फ्लूइड को बदल देगा। अगर वो स्टैंडर्ड फ्लूइड को बदल दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड तो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। मेरा रिलेशनशिप तो ये रहेगा, माय रिलेशनशिप इज सेम। तो हमने बोला स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ द वाटर स्टैंडर्ड फ्लूइड। अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी रिपोर्ट करनी है किसी दूसरे फ्लूइड के रिस्पेक्ट में, तब भी लिख सकते हो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड। दोनों जगह यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या रहेगा? सेम रहेगा। बराबर कर दो, तो बराबर कर दिया। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल गई किसी दूसरे स्टैंडर्ड फ्लूइड के रिस्पेक्ट में। तो इन सवालों को आपको ध्यान देना है। वहां पे सवाल निकल के आते हैं। जैसे कई बार क्या करेगा, बोलेगा सॉइल है सी वाटर के अंदर, और सी वाटर की यूनिट वेट अलग होती है, कंपैरेटिवली ज्यादा होती है क्योंकि मिनरल्स होते हैं सी वाटर के अंदर, तो उसका पानी की डेंसिटी ज्यादा निकल के आती है। तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी सी वाटर के रिस्पेक्ट में दी है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, यू टू चेंज दैट वैल्यू। तो कंसेप्ट क्या बेस्ड है यहाँ पे? कंसेप्ट बेस्ड है कि सॉलिड की यूनिट वेट सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ना टेम्परेचर के साथ ना आपके फ्लूइड के बदलने के साथ। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ? चले, देखो अप्लाई करो। A sand sample has a porosity of 30%. Specific gravity of the solid is 2.6. What will be its degree of saturation at the moisture content of 4.94%? What will be its degree of saturation? डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछा है तो निकाल सकते हैं। पोरोसिटी दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, निकाल लो भैया। E इज इक्वल टू WG/S। दिस इज द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप होती है। और E क्या होता है हमारा? ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा, दिस इज इक्वल टू WG/S। S पूछा है आपसे, वैल्यू पुट करो, निकाल लो।
So 0.3 upon 1 minus 0.3. This is equal to 0.0494 into 2.6 डिवाइड बाय s. s फैक्टर के फॉर्म में आएगा. s will come in the form of factor. Simplify and calculate. तो ये s कैलकुलेट करना था आपको. s is to be computed. फैक्टर के फॉर्म में आएगी वैल्यू 0.3 आ रही होगी अगर 30% बोल रहे हो. So we can say 30%. So answer is C. 0.299. ठीक है. 30%. Why specific gravity of the solid don't change with temperature, change in temperature if weight per unit volume of the fluid change as we are having standard fluid in denominator? क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका बॉन्ड चेंज ही नहीं करता टेम्परेचर के बढ़ने के और घटने के साथ, तो इसलिए उसकी जो डेंसिटी है वो सेम रहती है. पानी के अंदर ऐसा नहीं है. पानी का टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड है वो वेरी कर जाते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है घट जाता है. इसलिए पानी की डेंसिटी वेरी कर जाती है, लिक्विड की डेंसिटी वेरी कर जाती है, फ्लूइड की डेंसिटी वेरी कर जाती है. तो सॉलिड के अंदर टेम्परेचर के बदलने से कोई चेंज नहीं आता, ना वेट के अंदर ना वॉल्यूम के अंदर. दूसरा, आपके सवाल का कोई लेना देना ही नहीं है कि सर वाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड डज नॉट चेंज इन टेम्परेचर इफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड चेंज. अरे भाई, सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज नहीं होती, ये पानी से पूछ के करेगा क्या वो चेंज? दोनों में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है. As we are having standard fluid in denominator in specific gravity. तो जो आपने सवाल पूछा उसका कोई सर पैर ही नहीं है, जवाब क्या दूं मैं उसका? मैंने दोनों को एक साथ यूज कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे से पूछ के चेंज करते हैं कि वो पानी तेरी स्पेसिफिक ग्रेविटी बदल रही है तो मैं सॉलिड हूं, मैं भी अपनी बदल लेता हूं. तो टेम्परेचर के बदलने के सॉलिड के जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसका वेट और वॉल्यूम उतना ही रहता है. पानी का भी वेट उतना ही रहता है पर वॉल्यूम चेंज हो जाता है क्योंकि बॉन्ड वीक हो जाते हैं टेम्परेचर के बढ़ने के और घटने के साथ. तो वॉल्यूम बदला, इसका मतलब डेंसिटी बदल जाती है. और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इन दोनों का रेशियो ही है. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ द यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर या कोई सा भी फ्लूइड. चलो आगे बढ़ते हैं. What will be the unit weight of fully saturated soil sample having water content of 38% grain specific gravity? Saturated है fully, S की वैल्यू 1 है. यूनिट वेट पूछ रहा है आपसे, गामा सैचुरेटेड G प्लस E गामा W अपॉन 1 प्लस E, यही है. E की वैल्यू क्या लिख सकते हो? WG बाय S. तो E को मैं WG लिख सकता हूँ. सो G प्लस WG गामा W अपॉन 1 प्लस WG. वैल्यू यूज करो, सिंप्लीफाई करके निकाल लो. G है हमारी 2.65 इंटू 1 प्लस वाटर कंटेंट है हमारा 0.38, पानी का यूनिट वेट 9.81 अपॉन 1 प्लस 2.65 इंटू 0.38. सिंप्लीफाई करो, गामा सैचुरेटेड आ जाएगा. देखो क्या पूछा हुआ है. $17.88, 17.9, 17.9. So B is the answer. B आंसर है हमारा. चलो बढ़िया है, कर लिया काफी लोगों ने. आगे बढ़ते हैं. A dry soil has mass specific gravity of 1.35. If specific gravity of the solid is 2.7, then the void ratio will be.
देखो क्या दे रखा है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है और स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड की दे रखी है आपको। बोल रहा है वॉइड रेशियो बता दो कितना है। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब किसकी वैल्यू, तो जीएम की वैल्यू दे रखी है आपको। जीएम क्या होता है हमारा, जीएम होता है हमारा गामा बल्क अपॉन गामा डब्ल्यू। और गामा बल्क कितनी होती है, ड्राई सॉइल है, तो ड्राई सॉइल है तो हम क्या लिखेंगे, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। और नीचे गामा डब्ल्यू तो है ही हमारे पास, वॉइड रेशियो निकाल सकते हो। सो 1.35 दिस इज इक्वल टू 2.7 अपॉन 1 + ई। निकाल लो वॉइड रेशियो क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। कितना है 1, सो आंसर कम्स आउट टू बी 1.495 आ रहा है। देखो भाई 0.495 कैसे आ रही है, तो 1 + ई ऊपर गया, ये आया 2.7 अपॉन 1.35। भैया 2 तो ई आ गया ना, 2 - 1। कौन है भाई ये 0.497, अजय भट्ट, डायरेक्ट दिख रहा है ये तो। चलो हो गया, काफी लोग आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है डेंसिटी इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, डिग्री ऑफ डेंसिटी। सारी बातों का सेम मतलब है, चाहे डेंसिटी इंडेक्स बोल दो, चाहे रिलेटिव डेंसिटी बोल दो, चाहे डेंसिटी इंडेक्स बोल दो। देखो अभी पीछे हमने कल और आज की क्लास में दोनों मिला के ये डिस्कस किया था कि डेंसनेस बताने के दो पैरामीटर हमारे पास, एक वॉइड रेशियो था जो इनवर्सली हमें क्या बता रहा था, डेंसनेस बता रहा था, और एक हमारे पास है गामा डी, ये डायरेक्टली हमें डेंसनेस बताता है। It directly indicates the denseness of the soil. So we have two parameters which indicates the denseness of the soil. But the issue with these two parameter is ये दोनों के दोनों पैरामीटर हमें डेंसनेस बताते हैं रिलेटिव टर्म में। कहने का मतलब ये है कि एक सॉइल है जिसका वॉइड रेशियो ज्यादा, दूसरे का वॉइड रेशियो कम, तो आप ये बोल दोगे जिसका वॉइड रेशियो कम है उसकी डेंसनेस ज्यादा है, पर कितनी है नहीं बता पाओगे। दो सॉइल है, एक की गामा डी ज्यादा, एक की गामा डी कम, जिसकी गामा डी ज्यादा आप ये बोल दोगे वो ज्यादा डेंस है, पर कितनी ज्यादा डेंस है नहीं बता पाओगे। इसीलिए डेंसनेस को एब्सोल्यूट टर्म में बताने के लिए हमने पैरामीटर यूज किया डेंसिटी इंडेक्स। ये मुझे एब्सोल्यूट टर्म में बताएगा कि डेंसनेस है कितनी। तो ये रेशियो होती है किसकी ये रेशियो होती है void ratio of the soil in its loosest state to the void ratio of the soil in its नेचुरल स्टेट। तो डिफरेंस है void ratio of the soil in its loosest state, तो loosest state में void ratio मैक्सिमम, नेचुरल स्टेट में void ratio E, तो डिफरेंस आ गया, डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ void ratio of the soil in its loosest state and void ratio of the soil in its densest state। densest state में void ratio क्या होगा, मिनिमम होगा। इस रेशियो को हम बोलते हैं डेंसिटी इंडेक्स। ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू किसके बीच में वेरी करेगी, 0 से लेकर 100 के बीच में वेरी करेगी। क्यों, क्योंकि नेचुरल स्टेट में वॉइड रेशियो मैक्सिमम और मिनिमम से ज्यादा और कम तो हो ही नहीं सकता। एट मैक्स ई मैक्स हो सकती है, एट मिनिमम ई मिनिमम हो सकती है। तो ये एक पैरामीटर है जो हम यूज करते हैं डेंसनेस को एब्सोल्यूट टर्म में बताने के लिए, पर ये यूज होता है सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। दिस पैरामीटर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल और कोहेसिव सॉइल। क्यों, कोहेसिव सॉइल की लूजेस्ट स्टेट में हम वॉइड रेशियो नहीं निकाल पाते प्रैक्टिकली लैब के अंदर। तो लैब में हमारे पास टेस्ट अवेलेबल नहीं है कि हम कोहेसिव सॉइल की लूजेस्ट स्टेट में क्या निकाल पाए, वॉइड रेशियो निकाल पाए। तो टेस्ट अवेलेबल नहीं है, डिफाइन तो कर सकते हो, सवाल में दे दे अप्लाई भी कर सकते हो, पर प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी फाउंड। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ डेंसनेस को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, इसके साथ टेबल बना के दी हुई है आपको। जैसे तो अगर रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, 0 से 15% एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो हम बोलेंगे सॉइल कैसी है, वेरी लूज। तो वेरी लूज सॉइल वो सॉइल होती है जिसकी डेंसिटी इंडेक्स है 0 से 15 पर। आप ये नहीं बोल सकते वेरी लूज सॉइल वो सॉइल होती है जिसकी वॉइड रेशियो 0.4 हो, ये नहीं बोला जा सकता। तो ये एब्सोल्यूट टर्म में मुझे क्या नहीं बताता, सॉइल की डेंसिटी नहीं बताता, पर ये एब्सोल्यूट टर्म में बताता है। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इसके ऊपर सवाल भर भर के आते हैं।
सो इफ द डेंसिटी इंडेक्स इज इन द रेंज ऑफ 0 to 15, हम सॉइल को बोलेंगे वेरी लूज। 15 से 35 व्हील से लूज, 35 से 65 व्हील से मीडियम लूज और मीडियम डेंस, 65 to 85 व्हील से डेंस और 85 to 100 व्हील से वेरी डेंस। क्लियर है चीज? चलिए, तो जिस सॉइल की डेंसिटी इंडेक्स ज्यादा, इसका मतलब उसकी डेंसनेस ज्यादा, वो ज्यादा कॉम्पैक्ट है, ज्यादा डेंस है, ज्यादा स्टेबल है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी, उसकी कंप्रेसिबिलिटी यानी वॉल्यूम चेंज क्या होगी? कम होगी। इट्स वॉल्यूम चेंज विल बी कंपैरेटिवली वेरी लेस। वॉइड रेशो की मेथड कौन सी है टेस्ट में? बेटा अभी वो टेस्ट तो कोई बताया नहीं मैंने आपको भी। वॉइड रेशो क्या, मैंने किसी का टेस्ट नहीं बताया आपको अभी तक। टेस्ट तो अभी सारे आएंगे आगे, अभी तो प्रॉपर्टी कर रहे हैं। आई एम सिंपली डिस्कसिंग दी प्रॉपर्टीज। चलो आगे बढ़ते हैं। गिवन कोहेजनलेस सॉइल, देखो सवाल में भी लिखा हुआ है कोहेजनलेस सॉइल के लिए ये पैरामीटर हैज ई मैक्स ई मिनिमम इन द फील्ड, द सॉइल इज कॉम्पैक्टेड टू द मास डेंसिटी ऑफ 18 kg per meter cube at the water content of 8%. Take the mass density of water as 1000 kg per meter cube, specific gravity of solid as 2.7, relative density पूछी है। तो आईडी क्या होती है मेरी? तो आईडी होती है हमारी ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इनटू 100। अब आपको ई मैक्स दे रखा है, ई मिनिमम दे रखा है, क्या निकालना है बस आपको? वॉइड रेशियो निकालना है। वॉइड रेशियो निकालने के लिए क्या दे रखा है उसने आपको? उसने मास डेंसिटी दे रखी है, तो मास डेंसिटी यूज कर लेंगे भैया, मास डेंसिटी यूज कर लो। मास डेंसिटी अगर हम यूज करें, वाटर कंटेंट इज ऑल्सो गिवन टू यू, वाटर कंटेंट दिया हुआ है तो वॉइड रेशियो यूज करना है, वॉइड रेशियो यूज करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। ड्राई स्टेट बोला है क्या कहीं पे? नहीं बोला है ड्राई स्टेट, वाटर कंटेंट दी हुई है। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं निकलता है नहीं निकलता। मेरे को तो एक पैरामीटर गायब लग रहा है इसके अंदर, बट स्टिल। सो जी प्लस ई एस रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ई एस की वैल्यू में डब्ल्यू जी लिख सकता हूँ, वाटर कंटेंट दी हुई है आपको, जी प्लस डब्ल्यू जी इंटू रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ये वैल्यू है 1800 किलो पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू है 2.7, वाटर कंटेंट आपको दिया हुआ है 8%, पानी की डेंसिटी है 1000 अपॉन 1 प्लस ई। निकाल लो वॉइड रेशियो कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। वॉइड रेशियो कितनी निकल के आ रही है? गामा ड्राई निकाल लेंगे, हाँ गामा ड्राई भी निकाल सकते हो, यू कैन कैलकुलेट गामा ड्राई ऑल्सो। यहाँ से वॉइड रेशियो निकाल के बताओ कितना आ रहा है, व्हाट द वॉइड रेशियो कमिंग आउट? वाटर कंटेंट 8% है, 8% है तो 1.08, सो 0.08। लो वॉइड रेशियो आ रहा है 0.62, 0.62 तो डाल दो 0.62। निकाल लो डेंसिटी इंडेक्स, कितनी आ रही है डेंसिटी इंडेक्स? if I solve this relationship, what is the density index coming out? अगर मैं इस रिलेशनशिप को सॉल्व करूं, डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या आ रही है? बहुत ही पास पास है ऑप्शंस भी, सॉल्व करो उससे देखो क्या आ रहा है। सिक्सटी 65.7%। सर गामा सैचुरेटेड
वाला एक्सप्रेशन लगेगा, ये दे रखा होगा ना सवाल में। सैचुरेटेड सॉइल होती तो लिख के देता, कहीं लिख के थोड़ी दिया हुआ सॉइल सैचुरेटेड है। यानी बल्क स्टेट में तो बल्क गामा बल्क लगाइए। अगर गामा सैचुरेटेड वाला एक्सप्रेशन लगाना होता तो वो सवाल में देता कि सैचुरेटेड डेंसिटी है सॉइल की, तो बल्क कंडीशन है ये, तो बल्क कंडीशन है तो गामा बल्क लगाया है, वी हैव यूज्ड गामा बल्क। क्लियर है? चले देखो, विच ऑफ दी, अच्छा ये पीछे बताना, इसी सवाल के अंदर डेंसनेस कितनी है सॉइल की, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डेंसनेस ऑफ द सॉइल, पीछे टेबल बताई हुई है। एज पर द टेबल व्हाट इज द डिग्री ऑफ डेंसनेस ऑफ द सॉइल, ये सॉइल की डिग्री ऑफ डेंसनेस कितनी है एब्सोल्यूट टर्म के अंदर, हम बोलेंगे ये सॉइल डेंस है, we'll say this soil is dense soil। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मीडियम डेंस नहीं है बेटा, मीडियम डेंस के लिए तो कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 65 तक होनी चाहिए ना। मीडियम कहाँ से आ गई, 65 से ज्यादा है ना वैल्यू आपकी, 65 से 85 के बीच में डेंस कहलाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following represents the relative density of saturated sand deposit having moisture, which of the following represents relative density, अच्छा relative density पूछ रहा है, मॉइस्चर कंटेंट दे रखा है, मैक्सिमम मिनिमम वॉइड रेशियो दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे रखी है सॉइल की। ठीक है, तो सेम पीछे वाला सवाल हो गया, एग्जैक्टली सेम पीछे वाला प्रॉब्लम विद नो चेंज। तो हम बोलेंगे E इज इक्वल टू डब्ल्यू जी बाई एस, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितनी है, 1 है, वाटर कंटेंट कितना है, वाटर कंटेंट है हमारा 0.25, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.61, निकालो ये वैल्यू कितनी आ रही है। व्हाट इज द वॉइड रेशियो कमिंग आउट इन नेचुरल स्टेट, नेचुरल स्टेट हमारी सैचुरेटेड है, व्हाट इज द वॉइड रेशियो कमिंग आउट फ्रॉम एयर, इफ आई सॉल्व दिस वॉइड रेशियो कितना आ रहा है, इसका 1/4, 1.3, 1.3 का भी आधा, 1.3 का भी आधा कितना हो जाएगा, 0.65। अब वैल्यू पुट करो इसके अंदर, 0.95 माइनस 0.65 डिवाइड बाय 0.95 माइनस 0.45 इंटू 100, सॉल्व कर लो कितनी वैल्यू आ रही है। सो 30/40 आ रहा है मेरे ख्याल से, नहीं 30/50 इंटू 100, 60% इज द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट, रिलेटिव डेंसिटी इज अ मीनिंगफुल पैरामीटर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, गलत स्टेटमेंट, वैलिड ओनली फॉर कोहेजनलेस सॉइल। सो रिलेटिव डेंसिटी इज अ मीनिंगफुल पैरामीटर फॉर ओनली कोहेजनलेस सॉइल, बिल्कुल सही बात है। रिलेटिव डेंसिटी इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ डेंसनेस ऑफ एन इन सीटू ग्रैनुलर सॉइल देन वॉइड रेशियो, बिल्कुल सही बात है, अभी पीछे डिस्कस किया। वॉइड रेशियो हमें बताती है रिलेटिव टर्म में डेंसनेस, और डेंसिटी इंडेक्स हमें एब्सोल्यूट टर्म में बताता है। इसका तो दूसरी बात भी सही है, तीसरी बात भी सही है, तो आंसर हो गया हमारा सी। इन प्रीवियस रिलेशन गामा डी रिलेशन लिख सकते हैं, गामा डी रिलेशन, बेटा सॉइल सैचुरेटेड है, गामा डी कहां से डाल दोगे, सॉइल दे रखी है आपको सैचुरेटेड, बोल रहे सर गामा डी वाला रिलेशन यूज कर सकता हूं मैं। चलो भाई आगे हो गया ये सवाल भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज रिलेटिव कॉम्पैक्शन। जो दूसरी प्रॉपर्टी है सॉइल की वो हमारी रिलेटिव कॉम्पैक्शन है। पीछे डेंसिटी इंडेक्स का हमने ड्रॉबैक देखा था,
वी हैव सीन द ड्रॉबैक ऑफ द डेंसिटी इंडेक्स कि वो कोहेसिव सॉइल के लिए काम नहीं कर रही थी। क्यों नहीं काम कर रही थी? क्योंकि कोहेसिव सॉइल की लूजेस्ट स्टेट में वॉइड रेशो निकालने का टेस्ट नहीं है। तो हमने क्या किया, एक दूसरा पैरामीटर निकाल लिया जो कोहेसिव कोहेजनलेस सॉइल दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाए और हमें डेंसनेस एब्सोल्यूट टर्म में बता दे। So it is used to indicate the compactness of the soil in absolute term, but it can be applied for both cohesionless and cohesive soil. तो relative compaction दोनों के लिए काम कर जाता है। ये हमें डेंसनेस बताता है दोनों सॉइल के लिए, कोहेसिव के लिए भी और कोहेजनलेस के लिए भी। क्या है ये रिलेटिव कॉम्पैक्शन? इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इन एग्जिस्टिंग स्टेट, ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इन इट्स डेंसर स्टेट। गामा डी की वैल्यू डेंसर स्टेट में तो हमें पता है डिग्री ऑफ डेंसनेस ही तो होती है गामा डी हमारी, इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ डेंसनेस। क्लियर है? चलें आगे। कैसे नहीं बताई ई ने डेंसनेस? अगर ई की वैल्यू 0.4 है, ई की वैल्यू 0.5 है, ई की वैल्यू 0.6 है, ये सॉइल ए है, सॉइल बी है, सॉइल सी है। जरा मुझे बताना सॉइल ए लूज है या डेंस है? ये सॉइल बी है हमारी, लूज है या डेंस है? जब बताओ तब सुनेंगे नहीं, उसके बाद बी लूज है। वाह भैया। अरे बी ए के रिस्पेक्ट में क्या है, लूज है, पर सी के रिस्पेक्ट में क्या है, डेंस है। तो ए की सॉइल को लूज बोल दोगे, ए की सॉइल को डेंस बोल दोगे, तो ये एब्सोल्यूट टर्म में नहीं है डेंसनेस, किसी दूसरे के कंपैरिजन में लूज है और किसी तीसरे के कंपैरिजन में डेंस है। तो ये एब्सोल्यूट टर्म में हमें क्या नहीं बताता, ये एब्सोल्यूट टर्म में हमें डेंसनेस नहीं बताता। इट डज नॉट इंडिकेट द डेंसनेस ऑफ द सॉइल इन एब्सोल्यूट टर्म। पर डेंसिटी इंडेक्स में या रिलेटिव कॉम्पैक्शन में ऐसा नहीं है। सेम कहानी गामा डी की भी है। ये हमें एब्सोल्यूट सेंस में क्या नहीं बताता, डेंसनेस नहीं बताता। तो रिलेटिव टर्म्स में तो बता देगा, एब्सोल्यूट टर्म में नहीं बताएगा। क्लियर है? चले आगे। चलो, सो वी वर डिस्कसिंग व्हाट, हम डिस्कस कर रहे थे रिलेटिव कॉम्पैक्शन। सो रिलेटिव कॉम्पैक्शन इज एन इंप्रूवमेंट ओवर डेंसिटी इंडेक्स, क्योंकि रिलेटिव कॉम्पैक्शन आप यूज कर सकते हो कोहेजनलेस सॉइल के लिए भी और कोहेसिव सॉइल दोनों के लिए। इट कैन बी यूज फॉर बोथ कोहेसिव एंड कोहेजनलेस सॉइल, क्योंकि यहां पर हमें वॉइड रेशियो निकालने का इशू है ही नहीं लूजेस्ट स्टेट के अंदर। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इन इट्स नेचुरल स्टेट एंड ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इन इट्स डेंसर स्टेट। इस रेशियो को हम क्या बोल देते हैं, रिलेटिव कॉम्पैक्शन बोल देते हैं। मोर ओवर रिलेटिव कॉम्पैक्शन को हम रिलेट कर सकते हैं डेंसिटी इंडेक्स के साथ विद द हेल्प ऑफ द एम्पेरिकल रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप भी है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन इज इक्वल टू 80 प्लस 0.2 आईडी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू वेरी कर जाती है कहां से बीच में, 80% से लेके 100% के बीच में।
क्लियर है पूरी कहानी? क्लियर है? चलो हाँ, चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, कल हम डिस्कस कर रहे थे इन दी लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग, किसी ने वॉइड रेशियो पूछी थी मुझे कि वॉइड रेशियो मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमारी सॉइल में जो पार्टिकल्स हैं कभी भी सेम साइज के नहीं होते। हमारी सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं कभी भी वो सेम साइज के नहीं निकल के आते, दे आर नेवर ऑफ सेम साइज, अलग अलग साइज के होते हैं। ये जो थ्योरी है ये प्रैक्टिकली वैलिड नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं है। क्या माना हुआ है? यूनिफॉर्म स्फीयर है। यूनिफॉर्म स्फीयर मतलब क्या हुआ? सारे पार्टिकल सेम साइज के हैं, तो आपको सॉइल में कभी सारे पार्टिकल सेम साइज के मिलेंगे नहीं। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि आपको सारे पार्टिकल सेम साइज के रखने हैं। अगर मेरे सारे पार्टिकल सेम साइज के हैं, इफ वी कंसिडर द पार्टिकल्स टू बी ऑफ सेम साइज, इस सिचुएशन में लूजेस्ट स्टेट तब निकल के आएगी when they are arranged in cubical array, और ये cubical array आपको सामने दिखा रखी है, यानी वो क्यूब के फॉर्म में अरेंज्ड हो। अगर क्यूब के फॉर्म में स्फीयर अरेंज्ड होता है, ये लूजेस्ट पैकिंग बनाता है इसकी, इट फॉर्म्स दी लूजेस्ट पैकिंग। यहां पर हर पार्टिकल 6 और अपने जैसे पार्टिकल के कांटेक्ट में होता है। यहाँ पे हर पार्टिकल अपने जैसे 6 और पार्टिकल के कांटेक्ट में होता है। आपको डायग्राम में दिख रहा है 2D। 2D में लेट सपोज मेरा कंसर्न्ड पार्टिकल है जो मैंने शेड कर दिया, तो 4 पार्टिकल को आप लोग, बाकी 2 पार्टिकल और है, एक पीछे स्क्रीन के, एक स्क्रीन के आगे। तो ये सबसे लूजेस्ट पैकिंग निकल के आती है, दिस इज लूजेस्ट पैकिंग विच इज अवेलेबल। इन दिस सिचुएशन इफ आई कैलकुलेट द वॉइड रेशियो, इट कम्स आउट टू बी 0.91। यहीं से अगर आप पोरोसिटी निकालोगे, पता है दोनों सेम चीजें बताती हैं, इट कम्स आउट टू बी 47%। अगर आप बोलोगे तो मैं कैलकुलेट भी करके दे दूंगा आपको, ये आई कैन कैलकुलेट दिस ऑल्सो। आरसी में गामा डी मैक्स के रिस्पेक्ट में गामा डी निकाल रहे हैं, तो यहाँ भी तो रिलेटिव हुआ ना, यहाँ भी रिलेटिव। अरे दो सॉइल के रिलेटिव बोल रहे थे, दो सॉइल थोड़ी है, सॉइल तो वही है मेरी। वॉइड रेशियो दो सॉइल के बीच में बताएगा कौन सी ज्यादा डेंस है, कौन सी ज्यादा लूज है। प्रभु जी मैंने ये बोला था, आप जब आरसी निकाल रहे हो, उसी सॉइल का गामा डी मैक्सिमम यूज किया, उसी सॉइल का गामा डी यूज किया, तो प्रॉपर्टी तो उसी सॉइल की निकल के आई ना, दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाली है क्या आपने प्रॉपर्टी? इसलिए जब भी कोई बात बताई जा रही है तसल्ली से सुनो। वॉइड रेशियो और गामा डी हमें यह बताएगा कि दो सॉइलों के बीच में कौन सी सॉइल ज्यादा डेंस है, कौन सी लूज है, इसको रिलेटिव बोला जाता है। सर गामा डी मैक्सिमम गामा डी के रिस्पेक्ट में तो ली, पर भाई सॉइल तो एक ही है, दो अलग अलग सॉइलों की बात थोड़ी ना कर रहा हूं। रिलेटिव कॉम्पैक्टेंस से प्रॉब्लम पुट नहीं होता एग्जाम में। बेटा मैंने कभी माथा मारा ही नहीं एग्जाम में, क्या प्रॉब्लम आती है क्या नहीं आती है। मैंने जिंदगी भर माथा इसमें मारा है कि मेरी थ्योरी क्या बोलती है, कि मेरा सिलेबस क्या है और सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें मेरे को करके जानी है। तो कृपा करके आप भी वही चीज करो तो ज्यादा बेहतर होगा। ये एनालिसिस करने की जगह कि कभी सवाल पूछा नहीं जाता, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे दुनिया में जितने भी सवाल हुए आज तक वो सारे कर लिए हो। ये देखो दूसरा आ गया, क्ले का होता है। अरे क्ले कहाँ से आ गई बाबा, बताया ना थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये स्फीयर के लिए है बस, इट इज ओनली फॉर स्फीयर। ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। वो दूसरा आ गया, सर ये क्ले के लिए है क्या? ए बाबा, सारी चीज खुद बता दो उसके बाद ही। तो किसी सॉइल के लिए नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है अगर सारे पार्टिकल सेम साइज के हों। So if all the particles are of same size, the loosest packing will be observed in cubical arrangement। तो जो सवाल मिलेगा आपको मिलेगा cubical arrangement के ऊपर। सेकंड, मैक्सिमम वॉइड रेशियो आएगी 0.91, पोरोसिटी निकल के आएगी 0.47।
अब क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू बताना जमता नहीं है मेरे को कभी भी, तो इसको मैं डिराइव करके दे देता हूं आपको. आई कैन डिराइव दिस ऑफ कि 0.91 कैसे निकल के आया, हाउ दिस 0.91 कम्स इनटू द पिक्चर. लेट सपोज ये जो हमारा क्यूब है इसकी साइज 1 यूनिट है. अगर क्यूब की साइज 1 यूनिट है तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉइल आ गया हमारा 1 मीटर क्यूब. अगर मैं नंबर ऑफ सॉलिड्स निकालूं, इफ आई कैलकुलेट द नंबर ऑफ सॉलिड्स, हमारे सॉलिड का डायमीटर कितना है, सॉलिड का डायमीटर है हमारा डी, डायमीटर मैंने डी मान लिया स्फीयर का. अगर मुझे नंबर ऑफ सॉलिड्स निकालने, नंबर ऑफ सॉलिड्स कैसे निकालूंगा, लेंथ के लॉन्ग कितने सॉलिड है 1 बाई डी, विड्थ के लॉन्ग कितने हैं 1 बाई डी, और डेप्थ के लॉन्ग कितने हैं 1 बाई डी. सो 1 बाई डी क्यूब, ये नंबर ऑफ सॉलिड्स आ गए. स्फीयर है तो वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड, एक सॉलिड का वॉल्यूम कितना होगा, एक सॉलिड का वॉल्यूम होगा पाई डी क्यूब बाई 6. तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितनी निकल के आ जाएगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल के आ जाएगी 1 बाई डी क्यूब पाई डी क्यूब बाई 6. डी क्यूब कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया, पाई बाय 6 बच गया. तो आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पाई बाय 6. मुझे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता है पाई बाय 6. तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना हुआ, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, 1 माइनस पाई बाय 6. ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकल के आ जाएगा. तो वॉइड रेशियो क्या होती है हमारी, वॉइड रेशियो होती है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. पुट करोगे ये 0.91 आ जाएगा. तो इसकी कैलकुलेशन कर सकता था फटाफट, इसलिए डायरेक्टली कर ली मैंने. Hence I have discussed it directly. Clear है? तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उनको ध्यान रखना है आपको. वॉट एवर रिजल्ट आर स्टैंडर्ड, दैट शुड बी टेकन प्रॉपर केयर ऑफ. चलो आगे बढ़ते हैं. उसी तरीके से डेंसर स्टेट कब निकल के आती है, डेंसर स्टेट तब निकल के आती है जब हमारे पार्टिकल्स अरेंज्ड हो रोम्बोहेड्रल पैटर्न के अंदर. नहीं लिखा हुआ यहाँ पे. तो पीछे क्या था, क्यूबिकल अरेंजमेंट था, अब है रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट. रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट में हर पार्टिकल अपने जैसे 12 पार्टिकल के कांटेक्ट में निकल के आता है. तो पीछे क्या था, अपने जैसे 6 पार्टिकल के कांटेक्ट में था, अब अपने जैसे 12 पार्टिकल के कांटेक्ट में होता है. ये डेंसेस्ट पैकिंग होती है किसकी, यूनिफॉर्म स्फीयर की. तो फिर से आपको सॉइल में ये चीज मिलेगी नहीं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली सॉइल में सारे पार्टिकल सेम साइज के मिलेंगे नहीं हमें. In this situation, the void ratio comes out to be minimum, the porosity comes out to be minimum. How much? 35% and 26%. पीछे कितना था, 91% and 47%. तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ध्यान रखना है आपको. ये जैसे पीछे डिराइव किया, इसको भी डिराइव कर सकता हूँ. इनफैक्ट जब मैंने थ्योरी कराई होगी डिटेल में, इसको डिराइव करके दिया होगा. When the theory was discussed, I have discussed this point in detail also. There only I have discussed this point in detail. वहीं पे डिस्कस किया डिटेल के अंदर. क्लियर है? चलें आगे. चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं इंटर रिलेशनशिप के बीच में. पीछे मैंने इतने सारे सवाल कराए आपको, वो सारे के सारे सवाल में बेसिक कंसेप्ट को यूज करके भी सॉल्व कर सकता हूँ. पर अगर आप सवालों को बेसिक कंसेप्ट को यूज करके सॉल्व करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा. द टाइम इन्वॉल्वमेंट कम्स आउट टू बी ह्यूज. इसलिए सबसे अच्छा तरीका होता है आपको पीछे वाली सारी प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, वाटर कंटेंट है, फिर वाटर कंटेंट इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉइल है, वॉइड रेशियो है, पोरोसिटी है, एयर कंटेंट है, परसेंटेज एयर वॉइड्स है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यूनिट वेट है सॉइल की, यूनिट वेट है हमारे सॉलिड की. इन सारी प्रॉपर्टीज के बीच में आपको रिलेशनशिप पता होनी चाहिए. यू शुड नो द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज पैरामीटर्स. तो जैसे मैंने अभी पीछे रिलेशनशिप यूज करी थी, E is equal to what, WG by S. तो या बोल सकते हो SE equals to WG, या E is equal to WG by S, कुछ भी यूज कर सकते हो. उसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, गामा बल्क, इसको मैंने बहुत बार यूज किया हुआ है. तो ये सिंपल से रिलेशनशिप है जो पूरी सॉइल में यूज होते हैं. G प्लस E एस गामा W अपॉन 1 प्लस E, इसको मैंने डिराइव किया हुआ है. जब डिटेल कोर्स कराया था मैंने सबको डिराइव करा रखा है, अभी डिराइव कराने का कोई सेंस ही नहीं है.
गामा डी डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितनी पुट कर दो 0, सो जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी. गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू गामा डी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू. गामा सैचुरेटेड और कैसे निकाल सकते हैं, एस की वैल्यू कितनी पुट कर दो 1 पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ एस इक्वल्स टू 1, तो जी प्लस सी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी. तो ये भी एक रिलेशनशिप निकल के आ जाएगी. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिलेशनशिप. नेक्स्ट रिलेशनशिप गामा समर्ज्ड में रिलेशनशिप निकालनी है हमें. तो ये गामा समर्ज्ड लिखा हुआ है, इसको किसी भी तरीके से लिख दो. गामा समर्ज्ड कैसे निकाल सकते हैं, गामा समर्ज्ड इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू. सो जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी. हमें ये भी पता है 1 अपॉन 1 प्लस सी क्या होता है 1 माइनस ईटा, तो इसको आप उसके टर्म में भी लिख सकते हो. तो ये भी एक रिलेशनशिप है. गामा डी इज इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू. अभी यूज किया था पीछे मैंने, यू डिस्कस दिस दैट गामा डी इज इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट. एक सवाल किया था मैंने डायरेक्टली इसको यूज करके. आई यूज दिस रिलेशनशिप. तो मुश्किल से 10 एक रिलेशनशिप है जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, यानी टिप्स पे होनी चाहिए रिलेशनशिप, ताकि प्रॉब्लम मेरे जल्दी सॉल्व हो जाए, सो दैट प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड कंपैरेटिवली फास्टर. गामा डी की वैल्यू वैसे निकाल सकते हैं, जी प्लस ई एस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई में पुट करके, वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो. दैट कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड. सो ऑल दीज आर रिलेशनशिप बिटवीन दी प्रॉपर्टीज ऑफ दी सॉइल. अब जैसे अप्लाई करते हैं, लो सवाल, अब पीछे एप्लीकेशन देखते हैं इनकी. विल सी दी एप्लीकेशन ऑफ दिस. देखो सवाल में क्या पूछा हुआ है. चेक व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन दिस प्रॉब्लम. अ सॉइल हैज 28 grams of soil solid, 10 cubic centimeter of voids, 9 gram of water. Specific gravity of the soil grain is 2.7. Consider the following statement. तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट. कहने का मतलब है वाटर कंटेंट निकालना है, वॉइड रेशियो निकालनी है, डिग्री सैचुरेशन निकालनी है, पोरोसिटी निकालनी है. ये बताना है कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है. वाटर कंटेंट क्या होता है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज वाटर कंटेंट, वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड. चलो वेट ऑफ वाटर कितना है 9 ग्राम है. वेट ऑफ द सॉलिड क्या है 28 है, इनटू 100%. क्या पहली स्टेटमेंट सही है, सी. क्या भाई सी, क्या इस फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सही दे रखी है पहली स्टेटमेंट, यही वाटर कंटेंट हमारा. तो वेट ऑफ वाटर कंटेंट टू द वेट ऑफ द सॉलिड. नेक्स्ट बोल रहा है वॉइड रेशियो. अब मुझे वॉइड रेशियो निकालना है, किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितनी है हमारी 10 क्यूबिक सेंटीमीटर. अब मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकालूं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड पता है मुझे, आई नो द वॉल्यूम ऑफ वॉइड. अगर मेरे को वॉल्यूम ऑफ सॉइल पता चल जाए, इफ आई नो द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तब तो हम बात कर सकते हैं. देन आई कैन टॉक अबाउट व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. देखो भैया 9 ग्राम ऑफ वाटर है, निकाल सकते हैं. देखो कैसे, मेरे को सॉलिड का वॉल्यूम पता है, सॉलिड का मास पता है, सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली निकल के आ जाएगा. डायरेक्टली आई कैन कैलकुलेट दिस. कैसे, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू व्हाट, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. ये रिलेशनशिप होती है, दिस इज द रिलेशनशिप. सो 2.7 मास ऑफ सॉलिड 28, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मुझे चाहिए इनटू 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आ गया 28 डिवाइड बाय 2.7. तो डाल दो 28 डिवाइड बाय 2.7. तो क्या ये सही है वॉइड रेशियो, बिल्कुल सही बात है, इट इज करेक्ट. तो वॉइड रेशियो भी सही लिखा हुआ है अगले ने. क्लियर है. चले आगे. चलो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ voids. So volume of water to the volume of voids into 100. वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, पानी का मास दे रखा है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर.
तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कितना है? 9 ग्राम। डेंसिटी कितनी है हमारी? 1। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितनी है हमारी? वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, पीछे दे रखी है ना इसमें, 10। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड दे रखी है 10। तो क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन सही है? नहीं, गलत लिखा हुआ है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इनकरेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। पोरोसिटी। पोरोसिटी वॉइड रेशियो निकाल रखा है आपने, ई अपॉन 1 + ई। जरा बता दो ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा, whether it is correct or not. So E upon 1 + E. So 10 into 2. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल बड़े डाल दिए इसके अंदर। चलो कोई नहीं, प्रैक्टिस तो हो ही रही है आपकी, रिवीजन में सवाल भी चल रहे हैं। A saturated soil has a total density of 22 kilonewton per meter cube and a water content of 10%. The bulk density and the dry density of the soil are। ये क्या सवाल है? तो दो ऑप्शन तो है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है, बल्क डेंसिटी एंड ड्राई डेंसिटी। चलो ठीक है, फिर भी हम निकाल लेते हैं। बल्क डेंसिटी तो यही है, गामा सैचुरेटेड। गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू गामा बल्क 22। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। फिर क्या पूछ रहा है आपसे? फिर आपसे पूछ रहा है गामा डी। तो गामा डी और गामा सैचुरेटेड में आपको पीछे रिलेशनशिप बताया था। सो गामा डी इज इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1 + वाटर कंटेंट। सो 22 अपॉन 1 + 0.1। तो कितनी वैल्यू आ रही है ये? 20। तो 22 एंड 20, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, नन ऑफ द ऑप्शन इज देयर। कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें। पहले एस निकाल कर, बेटा एस क्या निकालोगे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो 1 ही है, एस कहाँ से निकालना है इसमें आपको? पहले एस निकालेंगे, फिर इक्वल टू ई इक्वल टू WG/S। एस तो 1 है, निकालना क्या है एस? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। A soil sample has a porosity of 40%. The specific gravity of the solid is 2.7. If the soil is 50% saturated, the unit weight of the nearly। अच्छा, porosity दे रखी है, specific gravity दे रखी है, degree of saturation दे रखा है। ओके चलो देखो क्या है। यूनिट वेट इज इक्वल टू G + ES गामा W अपॉन 1 + E। डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे रखी है, पोरोसिटी दे रखी है, तो ई तो मुझे निकालना ही पड़ेगा, बिना उसके काम चलेगा ही नहीं। 1 अपॉन 1 + E को मैं क्या लिख सकता हूँ? G + ES गामा W इंटू 1 - ईटा। इतना जरूर कर सकता हूँ मैं, बाकी आपको ई तो निकालनी पड़ेगी। E इज इक्वल टू ईटा अपॉन 1 - ईटा। सो 0.4 डिवाइड बाय 0.6, कितनी वैल्यू आ रही है? 2/3 0.66। So 2.7 plus 0.66 into 0.5 into 10 into 1 minus 0.4. So into 1 minus 0.4. कितनी वैल्यू आ रही है?
17.28. So answer is C. चलो आगे बढ़ते हैं. Our dry mass of pat of clay is 10.8 gram and mass of mercury displaced on the immersion is 84.2 gram. If the specific gravity of the solid is 2.72 and density of the mercury is 13.6, the shrinkage limit of the soil. बेटा अभी क्या ही नहीं shrinkage limit हमने ये सवाल क्यों डाल दिया यहाँ पे, ये भी बाद में कराऊंगा. मेरे ख्याल से सवाल ऊपर नीचे हो गया. श्रिंकेज लिमिट अभी तक मैंने बताई नहीं है आपको. आई हैव नॉट डिस्कस व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज श्रिंकेज लिमिट. करेंगे अभी आगे. तो आज की क्लास में टारगेट है ये तो कंप्लीट करना ही करना है श्रिंकेज लिमिट हमें. चलो आगे बढ़ते हैं. The porosity of the soil eta is equal to E upon 1 plus E. So E upon 1 plus E. चलो आगे बढ़ते हैं. A certain soil has a following property. GS दे रखी है, eta दे रखा है, water content दे रखा है. The degree of saturation of the soil rounded off to. निकाल सकते हैं. E is equal to eta upon 1 minus eta. तो 0.4 upon 1 minus 0.4. This is equal to 0.66. So degree of saturation E is equal to Wg by S. 0.2 into 2.71 divided by क्या पूछा हुआ है S. This is equal to 0.66. S निकाल लो कितना आ रहा है. कैलकुलेट S. कितना आ रहा है 0.82. चलो आगे बढ़ते हैं. A soil sample taken from the field has a specific gravity of 2.5 and void ratio of 0.75. The water content required to fully saturate the soil at that void ratio is. A soil sample taken from the field, specific gravity दे रखी है, void ratio दे रखा है. Fully saturate the soil. Same पीछे वाली कांड 30%. तो सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है सवाल. हाँ बफर हो रहा था, मेरे को भी आ जाता है. मेरे भी सामने चल रहा है ना, टैब खुला हुआ है मेरे, तभी तो आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूँ मैं. तो अगर बफर होगा तो मेरे को भी दिख जाएगा कि बफरिंग हो रही है. मैं भी तो सेम क्लास खोली हुई है ना मैंने सामने टैब के ऊपर, तभी तो आपके कमेंट दिख रहे हैं. तो अगर बफर होगा तो मेरे लिए भी बफर होगा वो. चलिए. A saturated soil sample has a dry unit weight of 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब. अच्छा, ड्राई यूनिट वेट है गामा डी 18,000 तो बहुत ज़्यादा होता है. अच्छा न्यूटन है, ठीक है, फिर 18 किलो न्यूटन हो गया. स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.65. इफ यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, डिटरमाइन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल. कुछ भी नहीं है. गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू. नहीं निकलेगा, गामा बल्क तो है ही ना मेरे पास. स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो जी गामा डब्ल्यू से लगाते हैं. जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई. चलो निकालो. 18,000 2.65 9810 अपॉन 1 प्लस W इंटू 2.65 अपॉन 1. तो W निकाल लो. सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट.
सर प्लीज बीपीएससी सैनिटरी के लिए पढ़ा दीजिए। भाई फरवरी में पढ़ा के खत्म कर दिया, अप्रैल चालू हो गया अब तो 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद। फरवरी में पढ़ा के खत्म कर दिया। जब तुम्हारी वैकेंसी लॉन्च हुई थी उसके 5-6 दिन में कोर्स लॉन्च किया था। फरवरी फरवरी में खत्म कर दिया, 28 फरवरी को पूरा कोर्स। और कितना पढ़ा के खत्म करो। वाटर कंटेंट है हमारा 16.676%, यानी परसेंट फैक्टर के फॉर्म में हो गया 0.17। चलिए, व्हाट वुड बी द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल मास इफ द पोरोसिटी इज, यार ये तो सिंपल सवाल है, ये तो कर लोगे आप। पोरोसिटी इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई, 0.35 अपॉन 1 प्लस 0.35। देखो कितना आ रहा है। थक गए यार सुबह से बैठे बैठे। कितने घंटे क्लास हुई? 3 2 5 7 घंटे। 0.54। चलिए, तो ये तो हमारी इंटर रिलेशनशिप खत्म हुई। दिस इज द इंटर रिलेशनशिप विच इज बीइंग फिनिश्ड। सफिशिएंट प्रॉब्लम्स भी करा दिए आपको इसके ऊपर। सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आई हैव डिस्कस ओवर दिस। चलें आगे, शैल वी कंटिन्यू। चलो, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। अभी इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है? वॉइड रेशियो कैलकुलेट करना था। अच्छा, वॉइड रेशियो कैलकुलेट करना था, तो E इज इक्वल टू ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा। वॉइड रेशियो कैलकुलेट करनी थी, 0.35 अपॉन 1 माइनस 35। हाँ चलो, सो इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। अब इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है? इंडेक्स प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो हेल्प करती हैं सॉइल की क्लासिफिकेशन में और आइडेंटिफिकेशन में। So those property of the soil which helps in the classification or identification of the soil are technically termed as index property. तो सारी प्रॉपर्टी इंडेक्स प्रॉपर्टी नहीं होती है। पीछे हमने प्रॉपर्टीज करी हैं, पर वो सारी की सारी इंडेक्स प्रॉपर्टी नहीं है। ऑल दोज आर नॉट द इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। तो अब हम किसके ऊपर फोकस डालेंगे? बस इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के ऊपर। जैसे पहली इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या है? वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। वाटर कंटेंट क्या है? पीछे बता दिया था कल आपको। इट इज रेशियो ऑफ वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, और डब्ल्यू डबल डैश बताया था, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल। दोनों में से कैसे भी उसको रिपोर्ट कर सकते हो। अब सॉइल के अंदर अलग अलग तरह के वाटर होते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वाटर विच आर प्रेजेंट इन दी सॉइल। अब उन सारे वाटर्स के एनालिसिस करते हैं। पहला, ग्राउंड वाटर और ग्रेविटी वाटर और फ्री वाटर। तो ये वो वाटर है जो सॉइल के वॉइड्स को फिल करता है। सो सब सरफेस वाटर दैट फिल्स द वॉइड्स ऑफ द सॉइल इज टेक्निकली टर्म्ड एज ग्राउंड वाटर, फ्री वाटर और ग्रेविटी वाटर। तो फर्स्ट टाइप ऑफ वाटर। नेक्स्ट है कैपिलरी वाटर। इट इज द वाटर विच इज लिफ्टेड बाय द कैपिलरी फोर्सेस। ये वो पानी है जो किससे लिफ्ट है? कैपिलरी फोर्सेस से लिफ्ट है। It obeys all the laws of hydraulics and moves under the force of the dynamic. ये भी हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के अंदर मूव कर जाता है। तो ग्राउंड वाटर फ्री वाटर है क्योंकि उसके ऊपर खुद का वेट लग रहा है। कैपिलरी वाटर फ्री वाटर नहीं है, इसके ऊपर खुद का वेट तो लगता ही है, साथ में क्या लग रही होती है? सरफेस टेंशन भी लग रही होती है। क्लियर है? कैपिलरी वाटर, ग्राउंड वाटर, क्योंकि दोनों वॉइड के अंदर प्रेजेंट है, इन दोनों को जोड़ के पोर वाटर भी बोला जाता है। सो बोथ दीज टेकन टुगेदर इज आल्सो टर्म्ड एज पोर वाटर। इसको पोर वाटर भी बोलते हैं। क्लियर है? So it is also termed as pore water. क्लियर है पूरी कहानी? चले, इंडेक्स प्रॉपर्टीज आर फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। नहीं भाई, वाटर कंटेंट तो दोनों सॉइल के लिए है। अभी वाटर कंटेंट फाइन ग्रेन का भी होता है, कोर्स ग्रेन का भी होता है, दोनों के लिए।
अपनी अपनी थ्योरीज क्यों निकालते हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नोट लिखा ही हुआ है, ग्राउंड वाटर कैपिलरी वाटर इज ऑल्सो टर्म्ड एज पोर वाटर, तो वो नोट मेंशन किया हुआ है। अच्छा, दूसरा भी एक नोट प्रेजेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या नोट है? अगर ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है तो कैपिलरी वाटर नहीं होगा वहां पे, अगर कैपिलरी वाटर है तो ग्राउंड वाटर नहीं होगा, दोनों एक साथ प्रेजेंट हो नहीं सकते। क्यों? रीजन बीइंग व्हाट? अगर सॉइल फुल्ली सैचुरेट हो जाए कैपिलरिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इफ द सॉइल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड, और जब मैं बोलूँ कंप्लीटली सैचुरेटेड किसकी वजह से? ग्राउंड वाटर की वजह से। तो अगर सॉइल फुल्ली सैचुरेट हो जाए बिकॉज ऑफ द ग्राउंड वाटर, कैपिलरिटी विल बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब आपको सिर्फ ग्राउंड वाटर मिलेगा, कैपिलरी वाटर नहीं मिलेगा। तो या तो कैपिलरी वाटर होगा या क्या होगा? ग्राउंड वाटर होगा। तो ये तो दो तरह के पानी हो गए हमारे। आगे बढ़े। द नेक्स्ट ऑफ द वाटर इज स्ट्रक्चरल वाटर। अब स्ट्रक्चरल वाटर क्या होता है? स्ट्रक्चरल वाटर वो वाटर होता है जो सॉइल के सॉलिड के अंदर प्रेजेंट हो, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉलिड। इस बात को समझने के लिए आपको मैंने ये बना के दिखाया। तो ये हमारा है पोर वाटर, ग्राउंड वाटर भी हो सकता है, कैपिलरी वाटर भी हो सकता है। दिस इज नोन एज स्ट्रक्चर वाटर। जो सॉलिड के अंदर का पानी है, जो सॉलिड के अंदर का पानी है उसको हम क्या बोल देंगे? स्ट्रक्चर वाटर बोल देंगे। ये पानी को आप रिमूव नहीं कर सकते। इस पानी को रिमूव करने के लिए आपको सॉइल के सॉलिड को तोड़ना ही पड़ेगा, और ऐसी बहुत ही कम इंजीनियरिंग प्रोसेसेस होती हैं जिसमें सॉइल का सॉलिड टूट जाए। इसलिए हमें इस पानी से मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये सॉइल की किसी भी प्रॉपर्टी को गवर्न नहीं कर रहा होता। और हमें समझने के लिए पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल वाटर भी होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वाटर इज एड्सॉर्ब्ड वाटर। अब एड्सॉर्ब्ड वाटर क्या होता है? वो पानी जो सॉइल के सॉलिड के ऊपर आके चिपक जाए, एड्सॉर्ब हो जाए, इसको बोलते हैं एड्सॉर्ब्ड वाटर। तो वॉइड के अंदर प्रेजेंट है, इसको हम बोल देंगे पोर वाटर। सॉलिड के अंदर प्रेजेंट है, हम बोल देंगे स्ट्रक्चरल वाटर। एड्सॉर्ब्ड वाटर को पेलिकुलर वाटर भी बोला जाता है। इस एड्सॉर्ब्ड वाटर को भी दो लेयर में डिवाइड कर दिया, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, फिल्म वाटर। वो एड्सॉर्ब्ड वाटर जो सॉइल के सॉलिड के ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट में है, इसको हम बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर। वो एड्सॉर्ब्ड वाटर जो सॉइल के सॉलिड के ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट में है, इसको बोला जाएगा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। पर वो एड्सॉर्ब्ड वाटर जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर के ऊपर है, इसको हम बोल देंगे फिल्म वाटर। तो इसको समझने के लिए फिर से डायग्राम बना देते हैं। ये हमारा सॉइल का सॉलिड है। तो जो पहली लेयर है एड्सॉर्ब्ड वाटर की, इसको बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और जो दूसरी लेयर है, यानी इसके ऊपर भी जो लेयर है, यानी जो कंपैरेटिवली दूर है सॉइल के सॉलिड से, यानी अडहेशन कंपैरेटिवली कम है, इसको बोला जाता है फिल्म वाटर। और दोनों जोड़ के बोले जाते हैं एड्सॉर्ब्ड वाटर। एड्सॉर्ब्ड वाटर इज ड्यू टू अडहेशन। हाँ, सॉइल के सॉलिड और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको अडहेशन बोलते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ अडहेशन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अलग अलग टाइप के पानी बता दिए। तो पहले बात करें हमने वाटर कंटेंट क्या होता है, फिर हमने बात करी अलग अलग टाइप के वाटर क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर, वो भी देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं कि वाटर कंटेंट निकाला कैसे जाता है, हाउ द वाटर कंटेंट कैन बी कंप्यूटेड। तो वाटर कंटेंट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल बाय व्हिच वाटर कंटेंट कैन बी कंप्यूटेड। एक एक करके उठाते हैं। फर्स्ट इज ओवन ड्राइंग मेथड। अब ओवन ड्राइंग मेथड के बारे में जानकारी नहीं, बना हुआ ओवन मेरे को ही बनाना पड़ेगा, नहीं बना हुआ है ना ओवन, वो मेरे को छुप गया उसके पीछे। हाँ, क्या है ओवन ड्राइंग मेथड? नाम में लिखा हुआ है। पहला सबसे एक्यूरेट मेथड है, दूसरा लैब मेथड है। तो सबसे एक्यूरेट मेथड है, लैब मेथड है। तीसरा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो टाइम बहुत खाएगा हमारा, 24 घंटे खा जाएगा, कम से कम 24 घंटे लगते हैं इसके अंदर। करते क्या है, एम्प्टी कंटेनर लेते हैं, इसका मास नोट कर लेते हैं, फिर हमारी सॉइल को पुट करते हैं इसके अंदर कंटेनर में। सॉइल हमारी मॉइस्ट सॉइल है जिसका वाटर कंटेंट आपको निकालना है, दोबारा मास नोट कर लिया। क्लियर है चीज? सॉइल को ड्राई किया, सॉइल को ड्राई किया एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। कितना टेम्परेचर रखना है वो डिपेंड कर जाता है सॉइल कैसी है। इनऑर्गेनिक सॉइल है 105 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस, ऑर्गेनिक सॉइल है अप टू 60 डिग्री सेल्सियस, जिप्सम प्रेजेंट है अप टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिपेंड कर जाता है कैसी सॉइल है। जनरली ड्यूरेशन रखा जाता है 24 घंटे ताकि सारा पानी चला जाए।
नेक्स्ट, जैसे ही आपने अवन ड्राई किया, अब क्या मिला आपको? अब मिला आपको सिर्फ कंटेनर एंड ड्राई सॉइल। तो पहली स्टेज में क्या है? M1। M1 इज द मास ऑफ कंटेनर, ये कंटेनर का मास। M2, ये क्या है हमारे पास? ये है कंटेनर का मास प्लस मॉइस्ट सॉइल का मास। मॉइस्ट सॉइल मतलब इसको हम बोल सकते हैं पानी का मास है और सॉलिड का मास है, दोनों को जोड़ के मैं क्या बोल दूंगा? सॉइल। फिर M3 किसका मास है? M3 मास है कंटेनर का, पानी तो वेपराइज कर गया, क्या बच गया? सॉलिड। अब मुझे क्या निकालना था? वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट इज मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कैसे निकालू? M2 में से M3 घटा दो। तो अगर मैं M2 में से M3 घटा दूंगा, क्या मिल जाएगा मुझे? बस मास ऑफ वाटर मिल जाएगा। मास ऑफ सॉलिड कैसे निकालू? M3 में से M1 घटा दो। M3 में से M1 घटा दिया, क्या मिल जाएगा आपको? सिर्फ मास ऑफ सॉलिड मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करो 100 से तो वाटर कंटेंट आ जाएगी। दिस विल बी द वाटर कंटेंट। तो इसको वाटर कंटेंट निकालने का तरीका बोल देते हैं। तो ये सबसे एक्यूरेट तरीका है, लेबोरेटरी मेथड है, पर टाइम बहुत खा जाता है। कम से कम 24 घंटे लग जाते हैं, और जनरली आज के टाइम पे हमारे पास इतना टाइम होता ही नहीं है। इन टुडेज टाइम वी डू नॉट हैव दिस मच ऑफ द टाइम। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड इज सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड में भी सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम ओवन ड्राइंग मेथड वाली है, बस एक फर्क है। ओवन ड्राइंग मेथड में आपने सॉइल के सैंपल को ड्राई किया था ओवन के अंदर, विच वॉज कंट्रोल्ड बाय अस। उसका टेम्परेचर भी हमने सेट कर रखा था, उसकी ड्यूरेशन भी हमने सेट कर रखी थी। पर सैंड बाथ मेथड में टेम्परेचर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, ये एक फील्ड मेथड है। मोर ओवर ये क्विक मेथड है। पिछला वाला क्या था? लैब मेथड था, और वो कंपेरेटिवली स्लो मेथड था। तो जब अवन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तब हम सैंड बाथ मेथड यूज करते हैं। क्या होता है इसमें? एक सैंड बाथ यूज करते हैं। सैंड बाथ मतलब कंटेनर होता है जिसमें सैंड को फिल किया जाता है। उसके ऊपर क्या रखते हैं हम? हमारा सॉइल का कंटेनर रखते हैं, और हीट करा जाता है। तो हीट करने का यहाँ पे तरीका चेंज कर दिया। यहाँ पे हीट करने का तरीका क्या कर दिया? हमें चेंज कर दिया बस। अब क्योंकि सैंड बाथ पे आप हीट कर रहे हो, टेम्परेचर कैन नॉट बी रेगुलेटेड। अगर टेम्परेचर रेगुलेटेड नहीं है तो दिक्कत है, यहाँ पे वाटर कंटेंट इनएक्यूरेट आती है। क्यों इनएक्यूरेट आती है? पहली चीज, अगर आपका वाटर कंटेंट 110 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया तो सॉइल का सॉलिड टूट जाता है। अगर सॉइल का सॉलिड टूट गया तो सॉइल के सॉलिड के अंदर जो स्ट्रक्चरल वाटर है वो लॉस हो जाएगा। अगर वो लॉस हो गया, उसकी कैलकुलेशन भी आप कर लोगे। दैट कैलकुलेशन विल ऑल्सो बी डन हियर। इसका मतलब क्या हुआ? आपको वाटर कंटेंट एक्चुअल से ज्यादा मिल जाएगा। अगर ऑर्गेनिक सॉइल है, टेम्परेचर 60 से ऊपर चला जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जिप्सम है, 80 से ऊपर चला जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी वेपराइज हो जाएगा। इसीलिए इस मेथड में जो रिजल्ट निकल के आते हैं वो इनएक्यूरेट होते हैं। दैट इज इनएक्यूरेट। पर ये भी एक तरीका है, फास्ट मेथड है, इसका एडवांटेज है। तो फील्ड में जब ओवन है ही नहीं तो यही मेथड यूज करते हैं। क्लियर है पूरी कहानी? चले, चलो। नेक्स्ट इज एल्कोहल मेथड। सेम सैंड मेथड जैसा ही है, एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ सैंड मेथड। जो जानकारी आपको सैंड मेथड में बताई वो एल्कोहल मेथड के अंदर भी है, बस फर्क क्या है? एल्कोहल मेथड में रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ाने के लिए, तो एल्कोहल मेथड में रेट ऑफ वेपराइजेशन को बढ़ाने के लिए हम क्या डाल देते हैं? एल्कोहल डाल देते हैं, विच इज नोन एज मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो एल्कोहल डाल लेते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो जिससे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। पर अभी भी टेम्परेचर क्या है? अभी भी टेम्परेचर आपके कंट्रोल में नहीं है। टेम्परेचर इज नॉट इन योर कंट्रोल। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। कोई सा पॉइंट रिपीट करना है उसमें से? चले,
सॉइल कितना लेते हैं, सॉइल कितना लेते हैं, सॉइल कितना लेते हैं ये डिपेंड कर जाता है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिप्रेजेंटेटिव सॉइल स्पेसिमेन टू बी सेलेक्टेड। उसके लिए कोड में आपको जानकारी दे रखी है, फॉर दैट दी स्पेसिफिकेशन द कोड इज गिवन टू यू। हाँ, मैं मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सॉइल दे देता हूँ। कोड में आपको जानकारी दे रखी है, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द सॉइल एंड साइज ऑफ द पार्टिकल विच इज मोर देन 90% पासिंग। तो सीव का साइज या पार्टिकल का साइज डिसाइड करता है किसको, कितनी क्वांटिटी लेनी है आपकी सॉइल की। तो अगर 90% पार्टिकल पास कर रहे हैं 425 माइक्रोन सीव से, आपको सैंपल लेना है 25 ग्राम। 90% पार्टिकल पास कर जाते हैं 2 mm की सीव से, आपको लेना है 50 ग्राम। अगर 90% पार्टिकल पास कर जाते हैं 4.75 mm सीव से, आपको लेना है 200 ग्राम। अगर 90% पार्टिकल पास कर जाते हैं 10 mm सीव से, तो आपको लेना है 300 ग्राम। कोड नंबर IS 2720 पार्ट 2। हे बाबा, ये रिवीजन है। IS 2720 पार्ट 2। लास्ट लाइन शो नहीं हो रहा ड्यू टू योर स्क्रीन। लास्ट लाइन क्या है? इन दिस मेथड methylated spirit is added in the sample as it increases the rate of drying। बस वो लिखा हुआ है increases the rate of drying, ये चीज लिखी हुई है। चलें आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया। तो पहला मेथड अवन ड्राइंग मेथड, दूसरा सैंड बाथ मेथड, तीसरा अल्कोहल मेथड। तीनों मेथड में सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है। इन ऑल द थ्री मेथड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सेम। पहला वाला लैब मेथड, दूसरे वाले दोनों मेथड फील्ड मेथड। नेक्स्ट है पिक्नोमीटर मेथड। अब पिक्नोमीटर मेथड, इस पे भी कंपैरेटिवली टाइम कम लगता है, तो इसको भी आप बोल सकते हो क्विक मेथड है। तो 15 से 20 मिनट इसके अंदर भी लग जाएंगे। अब पिक्नोमीटर मेथड उस सॉइल के लिए सूटेबल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पहले से ही पता है। अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले से नहीं पता सॉइल की, तो ये मेथड अप्लाई नहीं कर पाओगे। दिस मेथड इज सूटेबल टू बी यूज्ड फॉर दोस टाइप ऑफ सॉइल स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑलरेडी नोन टू अस। क्यों भी समझ में आ जाएगा। पिक्नोमीटर होता क्या है? पिक्नोमीटर 900 ml की बॉटल होती है, जिसका जो टॉप होता है वो कोनिकल होता है। पीछे बना रखा है डायग्राम, ये डायग्राम शो कर रखी है, ये पिक्नोमीटर है। So picnometer is what? 900 ml density bottle having conical top। ऊपर टॉप पे होल बना हुआ था जिससे इसके अंदर क्या डाल सकते हो? सॉइल डाल सकते हो। विद द हेल्प ऑफ इट सॉइल कैन बी एडेड। अब आपको सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ध्यान रखनी है कि करते क्या है स्ट्रेस के अंदर। सबसे पहले क्या लिया आपने? एम्प्टी पिक्नोमीटर, उसका मास नोट कर लिया, यू नोट द मास। उसके बाद आपने क्या डाला? मॉइस्ट सैंपल डाल दिया सॉइल का, दोबारा मास नोट कर लिया, अगेन यू नोट द मास। उसके बाद क्या करते हो? जो बची हुई जगह है उसमें पानी भर देते हो। तो दूसरी स्टेज में खाली जगह में क्या है? दूसरी स्टेज में खाली जगह के अंदर एयर है, पर तीसरी स्टेज में आपने खाली जगह के अंदर क्या भर दिया? पानी भर दिया। फिर से इसका मास नोट कर लिया, अगेन द मास इज बीइंग नोटेड। और लास्ट स्टेज में हमारे सॉइल के सैंपल को हटाया, खाली किया पिक्नोमीटर को और पूरा पानी से भर दिया। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। दीज आर दी 4 ऑब्जर्वेशंस। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? देखो अब एक्सप्रेशन तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, एक्सप्रेशन आई हैव रिटन डायरेक्टली। फिर से अभी बताया आपको कि मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन बताता हूँ, मेरे को खुद को ही सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि मैं देखो आपको बोल दूं कि वाटर कंटेंट इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M3 माइनस M4 इंटू G माइनस 1 बाय G माइनस 1। ये एक्सप्रेशन याद कर लो, ये मेरे से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो भले ही मैराथन है, अब आपको पता होना चाहिए ये चीज कैसे निकल के आई है, हाउ यू हैव कंप्यूटेड दिस। तो अगर इसके हम एनालिसिस करें तो हमें निकालना है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है? वाटर कंटेंट है हमारा मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ सॉलिड। यही है मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ सॉलिड। तो मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ सॉलिड अब कैसे निकालें? दैट कैन बी कंप्यूटेड। सो आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज
मास ऑफ वाटर इन सॉइल, व्हाट इज मास ऑफ वाटर इन दी सॉइल। तो सॉइल के अंदर मुझे मास ऑफ वाटर निकालना है, कैसे निकाला जाएगा। दूसरी स्टेज में आपने मास नोट किया, उसमें से सॉलिड का मास घटा दो, तो सॉलिड का मास घटा दो, आपको क्या मिल जाएगा, सॉइल के अंदर पानी का मास मिल जाएगा। क्लियर है, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी। अब बोलेंगे बफर बफर, रुक जाओ भैया, अभी कनेक्शन चला गया, आ गया बैक ऑनलाइन। इफ एयर इज इन, आपकी बात ही समझ में नहीं आई मेरे को कि एयर इन ट्रैप है, हाउ वी कैन प्रोसीड, क्या मतलब हुआ इस बात का। भैया दूसरी स्टेज में जगह खाली है, ऊपर आपने पानी भरा, ऊपर जो ओपनिंग थी उसके अंदर हमने स्टेरर को मिलाया और कंटिन्यूसली सॉइल को स्टेयर करते जाते हैं, कंटिन्यूसली सॉइल को स्टेयर कर रहे हैं, तो जो पानी जा रहा है वो एयर की स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। कहने का मतलब है तीसरी स्टेज में कहीं पर भी एयर नहीं प्रेजेंट होगी वॉइड के अंदर, नो एयर विल बी देयर इन दी थर्ड स्टेज, ओनली सॉलिड एंड वाटर विल बी देयर। चले आगे, तो ये मास ऑफ सॉलिड निकल के आ गया। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पेन कहाँ गई हमारी, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब मुझे क्या निकालना है, M4। M4 क्या है, अगर मैं बोलूं M4, M3 में से मास ऑफ सॉलिड घटा दूं, थर्ड स्टेज में से सॉलिड का मास हटा दूं, और क्या कर दूं, पानी का मास जोड़ दूं जिसका वॉल्यूम किसके बराबर है। तो M4 को मैं क्या बोल सकता हूं, M3 माइनस MS माइनस मास ऑफ वाटर जिसका वॉल्यूम किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ विच इज सेम एज सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ विच इज सेम एज सॉलिड। तो आपको क्या मिल जाएगा, जब एयर का वेट ही नहीं आता तो क्या फर्क पड़ता है, अरे भाई एयर का वेट नहीं आता फर्क नहीं पड़ता, पर अगर हवा होगी तो उस हवा की जगह पानी तो नहीं है, उसका तो फर्क पड़ेगा। तो अगर मेरी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हवा रह गई वहां पे, उसकी जगह तो पानी होना चाहिए था, तो अगर उसकी जगह पानी नहीं है तो आपकी रीडिंग पानी के वेट से एरर के फॉर्म में चली गई। तो हवा का वेट नहीं है, इसी से तो दिक्कत है मुझे, क्योंकि आगे देखो मैं रिलेशनशिप क्या यूज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं चौथी स्टेज में सिर्फ पानी भरा हुआ है, तो अगर मैं M4 निकालना चाहूं कैसे निकालूंगा, M3 में से क्या घटाया, मास ऑफ सॉलिड घटाया, पर आपके सैंपल में तो हवा भी प्रेजेंट थी, तो आपकी कैलकुलेशन ही गलत हो गई है, योर कैलकुलेशन इज इनकरेक्ट। वो दूसरा है एयर वॉल्यूम मैटर्स, अरे एक बार देख लो पहले कैलकुलेशन क्या है, उसके बाद जो भी पूछना है बाद में पूछना। तो मास फोर्थ स्टेज में कैसे निकाला हमने पिक्नोमीटर का, तीसरे स्टेज के मास में से सॉलिड का मास घटाया और क्या जोड़ दिया, पानी का मास जोड़ दिया जिसका वॉल्यूम किसके बराबर है, सॉलिड के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं M4 इज इक्वल टू M3 माइनस MS प्लस मास ऑफ वाटर, वॉल्यूम सॉलिड के बराबर है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी। फिर से बफरिंग हो गई, रुको भाई बफरिंग हो रही है, चलो खत्म हुई बफरिंग। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा, ये हमारा निकल के आ गया M4, और सिंप्लीफाई किया M4 को, M3 माइनस MS, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉलिड टू दी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब M4 क्या निकल के आ गया, M4 निकल के आ गया M3 माइनस MS इंटू 1 माइनस 1 बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हमारे M4 की वैल्यू आ गई, दिस इज अवर M4। जैसे मेरा M4 निकल के आ गया बात ही खत्म हो गई, अवर प्रॉब्लम इज फिनिश्ड। मैं यहाँ से MS निकाल सकता हूँ, तो मास ऑफ सॉलिड कितना निकल के आया, तो अगर मैं यहाँ से मास ऑफ सॉलिड निकालने की कोशिश करूँ, इट विल बी इक्वल टू M3 माइनस M4 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन G माइनस 1, ये हमारा मास ऑफ सॉलिड निकल के आ गया, दिस इज अवर मास ऑफ सॉलिड। तो वाटर कंटेंट इज इक्वल टू व्हाट, M2 माइनस M1 माइनस MS डिवाइड बाय MS की वैल्यू पीछे हमने निकाल रखी है,
सो m2 माइनस m1 डिवाइड बाय ms माइनस 1, वैल्यू पुट करो, m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m3 माइनस m4 इंटू g अपॉन g माइनस 1, ये निकल के आ गया हमारा वाटर कंटेंट। दिस इज अवर वाटर कंटेंट। तो यही कैलकुलेट करना था हमें। ऊपर लिख दिया फॉर्मूला मैंने। बफर हो रहा है क्या अभी भी? नहीं चल रहा है अभी तो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम एज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो पूरा डिराइव करके दे दिया आपको। ये हमारी वाटर कंटेंट है। इसका मतलब इस वाटर कंटेंट को निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी नोन नहीं है, इट कैन नॉट बी यूज्ड। आप इसको यूज ही नहीं कर पाओगे। कॉम्प्लिकेटेड मेथड, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया पिक्रोमीटर मेथड। नेक्स्ट ऑफ द मेथड जो फील्ड में फ्रीक्वेंटली यूज होता है। अगला मेथड जो हम फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं फील्ड में, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड या मॉइस्चर मीटर मेथड। ये कैल्शियम कार्बाइड है, ये डायग्राम अपडेट नहीं होते इसलिए। हाँ, अब क्यों यूज करते हो फील्ड में? क्योंकि बहुत ही जल्दी तरीका, फास्ट तरीका है। यानी आपके सैंड बाथ मेथड और आपके एल्कोहल मेथड से भी जल्दी रिजल्ट निकाल के दे देगा। क्या करते हैं इसके अंदर? इसमें हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसको हम बोलते हैं मॉइस्चर मीटर। ये बना हुआ कंटेनर जिसको मॉइस्चर मीटर बोला जाता है। इसमें 4 से 6 ग्राम क्या डालते हैं? सॉइल डालते हैं। ओनली 4 to 6 grams ऑफ सॉइल इज एडेड। और साथ में क्या मिला देते हैं? कैल्शियम कार्बाइड। और फिर इसके अंदर स्टील की बॉल्स भी होती है। मॉइस्चर मीटर को हिलाते हैं, वो स्टील बॉल टकराती हैं सॉइल के पार्टिकल के साथ, इसमें से पानी को बाहर निकालती हैं और पानी का रिएक्शन होता है कैल्शियम कार्बाइड के साथ। क्लियर है? जब कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट करता है पानी के साथ, ये बनाता है एसिटिलीन गैस। जो एसिटिलीन गैस रिलीज होती है, ये एसिटिलीन गैस विच इज रिलीज, ये जाके प्रेशर एक्सर्ट करती है किसके ऊपर? कंटेनर के टॉप पे एक रबर मेम्ब्रेन लगी होती है। उस प्रेशर को हम कैलिब्रेट करा देते हैं किसके साथ? वाटर कंटेंट के साथ। पर कौन से वाटर कंटेंट के साथ? W डैश के साथ या W डबल डैश के साथ। यानी ये क्या था हमारा? वेट ऑफ वाटर टू द टोटल वेट ऑफ सॉइल। और मुझे टोटल वेट ऑफ सॉइल पता है कितना? 4 से 6 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड में 1 से 2 मिनट में आपको क्या मिल जाता है? रिजल्ट मिल जाता है। फील्ड में आपको 1 से 2 मिनट में क्या मिल जाता है? रिजल्ट मिल जाता है। बस यही चीज है। जनरली इसी को यूज किया जाता है। क्विकेस्ट मेथड, बिल्कुल क्विकेस्ट मेथड है ये। तो सबसे फास्ट तरीका है हमारे पास।
क्लियर है? चले आगे। एक्यूरेट नहीं है क्योंकि सारा पानी रिएक्ट ही नहीं करता कैल्शियम कार्बाइड के साथ, अभी डिस्कस किया ना, अंदर स्टील की बॉल्स भी होती है। तो हमने कोशिश करी जो वॉइड्स के अंदर पानी फंसा हुआ है उसकी सारी रिएक्शन हो कैल्शियम कार्बाइड के साथ, क्योंकि तभी एसिटिलीन गैस बनेगी। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि सारा पोर वाटर रिएक्ट कर जाए कैल्शियम कार्बाइड के साथ और एसिटिलीन गैस बना दे, कुछ ना कुछ पानी बचा हुआ रह जाता है। तो एक्यूरेट नहीं है पर फास्ट मेथड, और फील्ड में हमें फास्ट मेथड चाहिए होता है। तो आइडिया लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इस मेथड को यूज कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द मेथड, नेक्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल टू फाइंड द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज नोन एज रेडिएशन मेथड। ये भी एक फील्ड मेथड है, नाम में लिखा हुआ है। क्या करते हैं इसके अंदर, इसमें दो स्टील की केसिंग को लोअर करते हैं सॉइल मास के अंदर। तो ये फील्ड में परफॉर्म हो सकता है, लैब में परफॉर्म नहीं हो सकता। ये रही दो स्टील की केसिंग। एक स्टील की केसिंग में हम रेडियो एक्टिव मटेरियल को इमिट करते हैं, जनरली कोबाल्ट 60 होता है। सो रेडियो एक्टिव मटेरियल इज यूज, जनरली कोबाल्ट 60 यूज करते हैं। दूसरे में क्या होता है, डिटेक्टर होता है। इन द सेकंड ऑफ द स्टील केसिंग वी लोअर द डिटेक्टर। तो पहले वाले में कोबाल्ट 60, दूसरे वाले में डिटेक्टर। रेडियो एक्टिव मटेरियल को एक्टिवेट करते हैं। ये क्या इमिट करता है, न्यूट्रॉन को इमिट करता है। न्यूट्रॉन जाके टकराता है किसके साथ, सॉइल के अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल है उसके साथ, और अपनी एनर्जी को लूज करता है। बचे हुए न्यूट्रॉन जाके टकराते हैं, यानी जो न्यूट्रॉन अपनी एनर्जी खर्च कर चुका है पानी से टकराने के बाद, वो जाके टकराता है डिटेक्टर से, और डिटेक्टर उसकी बची हुई एनर्जी को नोट करता है। वो बची हुई एनर्जी को हम कैलिब्रेट कर देते हैं वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल के साथ। इसका मतलब यहां पर भी कैलिब्रेशन इन्वॉल्व है। पिछले केस में क्या था, पिछले वाले केस में एसिटिलीन गैस के प्रेशर को हमने कैलिब्रेट कर रखा है विद द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। इस बार हमने क्या किया, एनर्जी विच इज लेफ्ट विद द न्यूट्रॉन्स इज कैलिब्रेटेड विद द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। बहुत ही कॉस्टली मेथड है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, पर कॉस्टली मेथड है और सेफ्टी इश्यूज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए जनरली प्रेफर नहीं करते। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द मेथड, नेक्स्ट ऑफ द मेथड इज टॉर्शनल बैलेंस मेथड और इंफ्रारेड मेथड। ये लास्ट मेथड है। अब कितने सारे तरीके बता दिए आपको, एन नंबर ऑफ मेथड्स वी हैव डिस्कस्ड। अब इस मेथड को यूज कहाँ पे करते हैं, वेयर दिस मेथड इज यूज, जरा उसकी समझने की कोशिश करते हैं, दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे ओवन ड्राइंग मेथड है, हमने क्या बोला, ओवन ड्राइंग मेथड सबसे एक्यूरेट मेथड है, लैब में यूज कर सकते हो आप। ठीक है, यूज कर सकते हो, दिक्कत है उसके अंदर। कैसे, ये मेरा ओवन है, ये वेइंग स्केल है, तो कोई ना कोई वेइंग स्केल होगी आपके पास जिसे वे करोगे। तो ओवन में से सॉइल का सैंपल उठाया और वेइंग स्केल पे रखा, तो वेइंग स्केल पे रखा, आपने इसका वाटर कंटेंट या वेट नोट कर लिया। ठीक है, समझ में आता है। कुछ सॉइल ऐसी होती है कि जैसे ही उसको ओवन से बाहर निकालोगे उसी समय हवा में से पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो कहने का मतलब है सॉइल जो होती है हमारी वो एटमॉस्फेयर में से भी पानी है। तो पिछले वाले मेथड भरी एक्यूरेट है पर उनमें बहुत ही ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपकी सॉइल पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है क्विकली, इसका मतलब क्या हुआ, आपको मेजरमेंट लेनी है इंस्टेंटली। इसका मतलब क्या हुआ, आपको मेजरमेंट लेनी है इंस्टेंटली। तो वेट ऑफ वाटर या वेट ऑफ सॉइल की, उन सॉइल के लिए हम इसको यूज करते हैं। सो दिस इज प्रेफर्ड फॉर दो सॉइल विच क्विकली एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो वो सॉइल जो क्विकली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है एटमॉस्फेयर में से, उसको हम टेस्ट करते हैं इस तरीके से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेस्टिंग एंड वेइंग दोनों एक साथ चल रही होती है, इट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। क्या है इसके अंदर फंडा, नेट बड़ा खराब हो रहा है यार, क्या चक्कर है। हाँ बफरिंग हो रही है।
बट इन विंटर सीजन एयर इज ड्राई, मतलब कुछ भी बोलना है। विंटर सीजन में एयर ड्राई होती है, तो ये किसने बोला इंडिया में टेस्ट कर रहा है मुझे ये? विंटर सीजन में एयर ड्राई होती है, जहां पर तुम रहते हो वहां पर होती है ना, सिर्फ उसी के लिए टेस्ट बनाया गया। चलो छोड़ो जो भी है। सो अगर सॉइल हमारी क्विकली एब्जॉर्ब कर लेती है मॉइस्चर को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, उस केस में हम इस मेथड को यूज करते हैं, क्योंकि इस मेथड के अंदर सैंपल की ड्राइंग और सैंपल की वेइंग एक साथ चल रही होती है। करते क्या है, हमारा टॉर्शनल बैलेंस है, इनिशियली इसकी रीडिंग 0 सेट कर देते हैं। हमारे पास एक इंफ्रारेड सोर्स है, रेडिएशन है, बल्ब होती है, दूसरी तरफ हमारा सॉइल का सैंपल है। इनिशियली हमने रीडिंग सेट कर दी 0, इंफ्रारेड को इनिशिएट किया, इंफ्रारेड रे गई सॉइल के अंदर, पानी वेपराइज हुआ, वाटर इज वेपराइज। जैसे ही पानी वेपराइज हुआ, इसका मतलब अब हमारे सॉइल का वेट क्या हो गया, कम हो गया। सॉइल का वेट कम हो गया, टॉर्क जनरेट होगा। टॉर्क को मैं डायरेक्टली कैलिब्रेट कर दूंगा किसके साथ, विद द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। फिर से वाटर कंटेंट कौन सा आएगा, डब्ल्यू डबल डैश। क्या होता है डब्ल्यू डबल डैश, वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ द सॉइल। इसका मतलब यहां पर ड्राइंग और रीडिंग एक साथ ले लिया आपने। पिछले केस में क्या हो रहा था, ड्राई करने के लिए अवन में डाला, पर वेट निकालने के लिए तो आपने अवन से उसको रिमूव किया ना, और जब रिमूव करते हैं जैसे ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। पर यहां पर क्या है, ड्राइंग और वेइंग दोनों एक साथ चल रही है, इसीलिए जो एक्यूरेसी है वो कंपैरेटिवली ज्यादा निकल के आ गई उन सॉइलों में जो क्विकली मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती हैं एटमॉस्फेयर में से, ओनली फॉर दोज सॉइल्स। क्लियर है? तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए इतने सारे तरीके हैं। तो हमारा हो गया एक अवन ड्राइंग मेथड, सैंड बाथ मेथड, एल्कोहल मेथड, फिर पिक्नोमीटर मेथड है, फिर रेडिएशन मेथड है, इंफ्रारेड मेथड है और कैल्शियम कार्बाइड मेथड। 7 तरीके बता दिए आपको। तो वाटर कंटेंट की कहानी पूरी खत्म। वाटर कंटेंट क्या होता है, 2 तरह के वाटर कंटेंट, कितने टाइप ऑफ वाटर कंटेंट होते हैं वो बता दिए, और 7 टेस्ट बता दिए इसके। टेस्ट आर ऑल्सो बीइंग डिस्कस्ड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सवाल कर लो, बस खत्म कहानी वाटर कंटेंट की। Identify the method that is not used for determination of in situ unit weight of the natural deposit। अभी ये सवाल किया ही नहीं है हमने, अभी यूनिट वेट तो करी नहीं है कैसे निकाली जाती है, तो सवाल का कोई मतलब ही नहीं है। यूनिट वेट अभी आगे निकालेंगे, तब करेंगे सवाल को, देयर वील डिस्कस दिस। The commonly used method for quick determination of the water content at the field embankment, oven drying method नहीं है, एक तो फील्ड मेथड है, दूसरा क्विक है। सैंड बाथ मेथड बिल्कुल यूज कर सकते हो, एल्कोहल मेथड बिल्कुल यूज कर सकते हो, कैल्शियम कार्बाइड मेथड बिल्कुल यूज कर सकते हो। विल प्रेफर व्हाट, हम प्रेफर करेंगे किसे, कैल्शियम कार्बाइड मेथड को। अभी डिस्कस किया पीछे कि इनकी एक्यूरेसी क्या होती है, दोनों की कम होती है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता, देयर इज नो कंट्रोल ओवर द टेम्परेचर, सो विल बी यूजिंग व्हाट, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। चलिए खत्म स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये अब कल करते हैं, काफी क्लास हो गई है आज मेरी वैसे ही सुबह से। दिस विल कंटिन्यू टुमारो। चलिए कल आपका ये पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला चैप्टर करने में वैसे 30 घंटे लग जाते हैं, 30 आवर्स आर रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेटली टू कवर द फर्स्ट चैप्टर। 6 घंटे में आपका खत्म हो जाएगा ये। चलिए, थैंक यू एवरीवन।